आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, वृत्तीय गति के बारे में। सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु, कोई कण वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु की ऐसी गति, कण की ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाती है। If a particle or a body moves on a circular path, then such type of motion of the body or particle is called circular motion. ठीक है, सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए। If a body or particle is moving on a circular path, then such type of motion if a particle is moving on a circular path, then such type of motion circular path, then such type of motion of the particle is called circular motion. जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गतिशील हो, तब कण की ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाती है। वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, when a particle is moving on a circular path, then such type of motion of the particle is called circular motion. जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर गति करती है तब वस्तु की ऐसी गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखिए सर्कुलर मोशन में होता क्या है। तो सर्कुलर मोशन में पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। क्या होता है? सर्कुलर पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा परिवर्तित होती है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी continuously changes on each point of the circular path. Direction of velocity continuously changes on each point of the circular path when a particle is moving on the circular path. जैसे मान लीजिए अगर पार्टिकल यहां पर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन यह है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन होता किधर है? तो रेडियस के परपेंडिकुलर यानी टेंजेंट के लॉन्ग, स्पर्श रेखा की दिशा में, टेंजेंट के लॉन्ग रेडियस के परपेंडिकुलर। अगर वही पार्टिकल यहां से मूव करके यहां आ गया तब क्या होगा? तब वेलोसिटी का यह डायरेक्शन हो जाएगा। वही पार्टिकल घूम करके यहां पर आ गया तब वेलोसिटी का यह डायरेक्शन हो गया।
ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर पाथ के प्रत्येक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, और वह डायरेक्शन किधर होता है? टेंजेंट के अलोंग होता है। और टेंजेंट क्या होता है? रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन हम लोग खींचते हैं उसी को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये रही वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति जो है वह दो प्रकार की होती है। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ पर, अगर कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तो दो तरह की गति हो सकती है। या तो वह नियत चाल से चलती है, कांस्टेंट स्पीड में चलती है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन प्रत्येक पॉइंट पर चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो वैसा मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि कण के वेग का परिमाण यानी कि चाल प्रत्येक पॉइंट पर नियत रहेगा, तब वस्तु की ऐसी गति कहलाएगी समरूप वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड इसका कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करता रहेगा, तब हम लोग इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति, असमरूप वृत्तीय गति। ठीक है, अब है कि वृत्तीय गति में सबसे पहले यहां लिख लीजिए, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, the direction of velocity at each point on the circular path continuously changes, continuously changes। क्या होता है? वृत्तीय पथ पर गति के समय पथ के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा लगातार परिवर्तित होती है, लगातार परिवर्तित होती है। ठीक है, और यह होती किधर है? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी at each point on the circular path is along the tangent, along the tangent that is perpendicular to the radius, perpendicular to the radius। प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा स्पर्श रेखा
की दिशा में, अर्थात त्रिज्या के लंबवत होती है, त्रिज्या के लंबवत होती है। प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के लॉन्ग होगा। टेंजेंट का मतलब रेडियस के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म है जिनको देख लीजिए। सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म है जिनको देख लीजिए। क्या है वे, कौन कौन टर्म है, जरा उनको देखिए। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। अगर कोई पार्टिकल ए से बी तक जाती है, कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो सेंटर पर जितना एंगल बनाती है उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉपिक का नाम पहले लिख लीजिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल subtended by a particle moving on a circular path at its center is called angular displacement of the particle। वृत्तीय पथ पर गतिशील, वृत्तीय पथ पर गतिशील किसी कण के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कण का कोणीय विस्थापन कहलाती है। चित्र में इसे डेल्टा थीटा, इसको थीटा ना लिख करके हम लिख रहे हैं डेल्टा थीटा। थीटा का छोटा वैल्यू डेल्टा थीटा से दिखाया गया है। डेल्टा थीटा से निरूपित
किया गया है। इन फिगर it is denoted by डेल्टा थीटा। निश्चित रूप से यह क्या है, कोण है, एंगल है। निश्चित रूप से यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिफिनीशन के से स्पष्ट है कि यह एंगल है, इसलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा रेडियन। क्या होगा इसका ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होगा रेडियन, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, रेडियन। अब यहां ध्यान दीजिए, पार्टिकल यहां से यहां तक आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 90 डिग्री यानी π/2। पार्टिकल यहां से यहां तक आएगी, एंगुलर ए से यहां तक आएगी, बी होते हुए सी तक आएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 180 यानी कि 180 यानी कि पाई। यहां पर हो गया π/2, यहां पर हो गया केवल पाई, यहां पर हो गया 3π/2, यहां पर हो गया, अगर पार्टिकल यहां पर पहुंचती है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 270 डिग्री यानी 3π/2। सॉरी, ये हो गया π/2 π/2 π/2, ठीक है, 3π/2। और यहां पर अगर पूरा एक चक्कर मूव कर गई तब कितना हो गया, 2π। अगर पूरा एक चक्कर मूव कर गई तब कितना हो गया, 2π। यानी कि पार्टिकल फिर उसी पॉइंट पर लौट आई, पूरा एक चक्कर लगा ली, तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2π हो गया। यहां से यहां तक π/2, यहां से यहां तक π/2 यानी पाई, यहां से यहां तक पाई, फिर यहां पर π/2 यानी कि 3π/2, फिर एक चक्कर यहां से यहां तक फिर से पहुंच गई, एक चक्कर लगा ली, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2π। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिटवीन linear displacement and angular displacement। angular displacement रेखीय विस्थापन तथा कोणीय विस्थापन में संबंध। अब यहां ध्यान दीजिए, कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंची, ये एंगल बना है डेल्टा थीटा। कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंची, एंगल बना है डेल्टा थीटा।
ये रेडियस है r। इफ ए पार्टिकल is moving on a circular path of radius r, subtends angle delta theta at its center। यदि कोई कण r त्रिज्या वाली वृत्तीय पथ पर चलते हुए केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण बनाती है, तब आप पहले से जानते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। आप पहले से जानते हैं कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क ए बी बाई रेडियस ओ ए, यानी कि रेडियस आर। डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होगा? आर्क ए बी बाई रेडियस आर। क्यों? क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ठीक है, पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो आर्क हो गया ए बी, रेडियस हो गया स्मॉल आर। हो गया। अब यहां देखिए, कहने का मतलब है कि ये जो आर्क है वह लीनियर डिस्प्लेसमेंट कब होगा? निश्चित रूप से ये ए टू डॉटेड लाइन जो बी दिखाई दे रहा है वह क्या है? वही डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज हो जाएगा तब यह आर्क किसके बराबर हो जाएगा? इस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। पॉइंट बी पॉइंट ए के बहुत क्लोज हो जाएगा, बहुत नजदीक हो जाएगा, तब ये जो डॉटेड लाइन का लेंथ है वह इस आर्क के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इफ पॉइंट बी इज वेरी क्लोज टू पॉइंट ए, देन यदि बिंदु ए के अत्यंत करीब हो, तब अगर पॉइंट बी पॉइंट ए के अत्यंत करीब है, बहुत क्लोज है, तो यह जो आर्क है चाप ए बी है, इसका लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? डॉटेड लाइन के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर आर्क ए बी अप्रॉक्स इक्वल टू करीब करीब बराबर हो जाएगा ए बी, यानी कि डेल्टा एल। क्या होगा? इसको हम डेल्टा एल लिख देते हैं। डेल्टा एल यह क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट
लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेखीय विस्थापन। इसलिए डेल्टा थीटा क्या हो गया, डेल्टा एल बाई आर, और डेल्टा एल इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा थीटा इंटू आर। यानी कि संबंध देख लीजिए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस रेखीय विस्थापन बराबर कोणीय विस्थापन गुना त्रिज्या। यही रिलेशन हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू रेडियस, डेल्टा एल इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर। चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, मान लीजिए कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, पॉइंट ए से चक्कर लगा रही है इस तरीके से। अगर इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो प्रत्येक चक्कर में, प्रत्येक रिवॉल्यूशन में, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो प्रत्येक रिवॉल्यूशन में, प्रत्येक चक्कर में टाइम अलग अलग लगेगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, नियत चाल से गति कर रही है, तब प्रत्येक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, इक्वल समय लगेगा। एक चक्कर लगाने में लगे उस समय को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। कब, जब पार्टिकल, जब कोई कण नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, तब एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। When a particle is moving on a circular path with constant speed, then the time taken by the particle to complete one revolution on the circular path is called
टाइम पीरियड it is denoted by capital T. यदि कोई कण वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गतिशील है तब कण के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाती है। आवर्तकाल कहलाती है। इसे टी से सूचित किया जाता है, कैपिटल टी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है। अगर कोई पार्टिकल, फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तब प्रत्येक चक्कर लगाने में, प्रत्येक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको इक्वल टाइम लगेगा। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। When a particle is moving on a circular path with constant speed, then the number of revolution completed by the particle in unit time is called frequency of the particle. जब कोई कण वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गतिशील हो तब कण के द्वारा
एकांक समय में लगाए गए चक्करों की संख्या कण की आवृत्ति कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाई न्यू। इसे न्यू से सूचित किया जाता है। न्यू का यह नोटेशन है, न्यू से सूचित किया जाता है। कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, नियत चाल से, तब यूनिट टाइम में पर सेकेंड जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, चक्करों की संख्या होगी, पर यूनिट टाइम कहिए या पर सेकेंड कहिए, वही कहलाएगा उस पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए क्या है। अभी अभी हमने बताया टाइम पीरियड के बारे में। तो क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा है अगर टी सेकेंड, एक चक्कर पूरा करने में लगा है अगर टी सेकेंड में एक चक्कर, टी सेकेंड में एक चक्कर, ठीक है, इन टी सेकेंड 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना, 1 बाई टी चक्कर रिवॉल्यूशन। इन टी सेकेंड 1 रिवॉल्यूशन, तो एक सेकेंड में कितना चक्कर, 1 बाई टी चक्कर। तो अभी अभी क्या मैंने बताया, यूनिट टाइम में जितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, एकांक समय में जितना चक्कर पूरा हुआ, यानी एक सेकेंड में कितना चक्कर पूरा हुआ, 1 बाई टी चक्कर, 1 बाई टी रिवॉल्यूशन। इसलिए यही 1 बाई टी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। देयरफॉर 1 बाई टी इक्वल टू न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी के लिए, आवृत्ति के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, आवृत्ति के लिए फॉर्मूला हो गया 1 बाई टी, न्यू इक्वल टू 1 बाई टी, आवृत्ति इक्वल टू 1 बटा आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट होगा एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, आवृत्ति, आवृत्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या होगा, खुद देख लीजिए, ये होता है हर्ज,
हर्ज, साइंटिस्ट के नाम पर हर्ज, वैज्ञानिक के नाम पर हर्ज। 1 हर्ज बराबर होगा 1/1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, न्यू इक्वल टू 1/t। 1 हर्ज बराबर 1/1 सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड, पर सेकेंड। इसी पर सेकेंड, प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? वैज्ञानिक के नाम पर, साइंटिस्ट के नाम पर क्या रख दिया गया? हर्ज। ठीक है, चलिए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही।